हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक, आपके लाया हूं यहाँ पे साइंस, सोशल और मैथ का मिसलेनियस टेस्ट। और इस टेस्ट में आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा, आपको बिना ऑप्शन का आंसर देना है। तो देखना ये है कि कौन कितना पानी में है। टोटल 70 सवाल है और आपको एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं आंसर बता दूंगा। अगर लगता है कि 10 सेकंड कम है तो आप आंसर अगर नहीं लिख पाते हो उस 10 सेकंड के अंतर्गत, तो आप क्या करना कि आप मन में सोच लेना कि इसका आंसर ये होगा। अगर नहीं आता है तो आप फिर इसको नोट करना और लास्ट में मुझे बताना कि 70 में आप बिना ऑप्शन का कितना सही बना पाए हो। ओके, तो इससे आपका ब्रेन टेस्ट होगा बहुत अच्छी तरीके से। ऑप्शन तो आप टिक लगा लेते हो ना, लेकिन बिना ऑप्शन का भी थोड़ा देख लिया जाए कि क्या क्या चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। ओके, और क्लास 10 के किसी भी बोर्ड के हो सभी के लिए बेहद फायदेमंद है। चलिए तो सवाल पहला हमारा है, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? चलिए टाइम स्टार्ट। जैसे मैं सवाल पढ़ूँ टाइम स्टार्ट। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप किताबें पढ़े होंगे बहुत बार। इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन हो जाएगा अग्नाशय से। इंसुलिन अग्नाशय से स्रावित होता है। दूसरा सवाल, एक पादप गैसीय हार्मोन का नाम बताएं। एक पादप गैसीय हार्मोन का नाम बताएं। तो पादप हार्मोन आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। तो गैसीय हार्मोन कौन हो सकता है? तो आपको पता चल जाएगा कि एक पादप गैसीय हार्मोन का नाम क्या है। ये है एथिलीन। क्या जी? एथिलीन। क्या है आपका आंसर? सोच सोच के रखना, और जो गलत हो तो मुझे बता देना, सर इतना गलत हुआ है। ओके, ईमानदारी पूर्वक जोड़ना। चलिए अगला सवाल है, लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? लिंग निर्धारण के लिए कौन सा क्रोमोसोम उत्तरदायी है? टाइम आपका स्टार्ट चल रहा है। जैसे सवाल में पढ़ूँ टाइम आपका स्टार्ट। तो लिंग निर्धारण के लिए आपको पता है लिंग क्रोमोसोम जो है उत्तरदायी है। चलिए इसका आंसर क्या होगा? लिंग क्रोमोसोम। अगला सवाल देख लें, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए इस पुस्तक के लिखने वाले कौन है, कौन वैज्ञानिक है? इस पुस्तक के लिखने वाले वैज्ञानिक का नाम याद आ गया आपको? जी बिल्कुल, आंसर क्या होगा? चार्ल्स डार्विन। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। चार्ल्स डार्विन जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज के राइटर है। अगला सवाल है, जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने किस पर शोध किया? मतलब जैव विकासवाद का तो इसके अलावा तो शोध किया ही, जैव विकासवाद का तो प्रतिपादन किया ही डार्विन, चार्ल्स डार्विन। इसके अलावा और किस पर शोध किया? क्या होगा इसका आंसर? आ गया मन में सवाल? मन में एकदम प्रेजेंट ऑफ माइंड होना चाहिए डियर। ओके, तो क्या होगा? जैव विकासवाद के अलावा डार्विन ने भूमि की उर्वरता बनाने में केचुओं की क्या भूमिका है, इस पर शोध किया। जैसे केचुआ जो होता है ना, किसान का दोस्त बोलते हैं केचुओं को, तो भूमि की उर्वरता बनाता है केचुआ, आखिर कैसे, इस पर उन्होंने शोध किया। अगला सवाल देखिए, डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो सोच लिए इसका अंदर क्या होगा? डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका फुल फॉर्म भी आपको पता होगा। ओके, तो डीएनए होता है केंद्रक में। कहाँ होता है? केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। अगला सवाल है, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मतलब अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है ना? अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? ठीक है, किसमें होता है? किसमें है जिसमें अलैंगिक जनन होता है? जो मुकुलन के द्वारा, और वो है ईस्ट और हाइड्रा, है ना जी। ईस्ट और हाइड्रा में अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। क्लियर है? अगला सवाल है, पराबैंगनी किरण के किस किरण में मनुष्य का रोग उत्पन्न करता है? तो सवाल यहाँ पे देखें, पराबैंगनी किरण के कारण है डियर। पराबैंगनी किरण के कारण मनुष्य में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? जब पराबैंगनी किरण किसी के बॉडी में पड़ जाएगा तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा? सोच लिए आंसर क्या होगा? वेरी गुड, बहुत ही फास्ट आपका माइंड है, और वो है त्वचा कैंसर। कौन सा? त्वचा कैंसर। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं, ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? ओजोन परत किस हानिकारक विकिरण से पृथ्वी को सुरक्षा प्रदान करती है? तो आ गया आपके माइंड में इसका आंसर। जैसे मैं सवाल करूं आपके माइंड में आंसर आ जाना चाहिए, और वो विकिरण कौन है? पराबैंगनी किरण है। चलिए, लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का होता है, कैसा होता है? लिटमस विलियन कैसा रंग का होता है? बैगनी रंग का होता है। एक तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बन गया यहाँ पे, और यह जो है पदार्थ बना होता है। यह पदार्थ किसका बना होता है? ठीक है, किस पौधे से भी बोल सकते हैं, किस पौधे से यह जो है प्राप्त किया जाता है। ठीक है, याद आ गया। और वो पदार्थ है, वो पौधा है लिचेन। क्या है? लिचेन, या लाइकेन भी बोलते हैं। लिचेन पौधा,
ठीक है, लिचेन। 12वां सवाल है, जल की अस्थायी कठोरता हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? और उसका आप याद किए होंगे, आप यौगिक बहुत बार याद किए होंगे। जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? सोचो 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 फास्ट में, क्या होगा इसका आंसर? जी बिल्कुल आपका आंसर आ गया, बेकिंग सोडा। जी बिल्कुल, खाने वाला सोडा है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट NaCO3 है ना, यही तो है बेकिंग सोडा। चलिए अगला सवाल, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नेटल को अगर याद नहीं होगा तो चींटी तो पता होगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बिल्कुल आपके अंदर, आपके माइंड में आंसर आ रहा होगा। चींटी के डंक या तो बिच्छू के डंक भी बोलते हैं, है ना, वो होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। एक आंसर आपको यहाँ पे होमवर्क दे रहा हूँ मैं, होमवर्क कमेंट करना, मेथेनोइक अम्ल का। चलिए तो होमवर्क में आपको ये देता हूँ कि मेथेनोइक अम्ल का साधारण नाम बताइए क्या होगा? साधारण नाम, हम लोग साधारण नाम से क्या जानते हैं इसको? चलिए 14 सवाल है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? याद आ गया दिमाग में? प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? और वो है जी बोहलर ने। किसने किया था? बोहलर ने किया था। क्लियर है? चलिए उम्मीद है कि ये सब माइंड में आपके आ रहे होंगे। प्रोपेन का आणविक सूत्र याद आ गया दिमाग में? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है डियर? दिमाग में आ रहा? प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है? बिल्कुल आपके माइंड में आ रहा होगा कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है। और क्या होता है प्रोपेन का आणविक सूत्र? C3H8। क्या होता है? C3H8। ये तो ना प्रोपेन, C3H8। ये एल्केन समूह का CnH2n+2। इस फॉर्मूला पे यहाँ पे सेट करेंगे तो प्रोपेन 3 नंबर पे होता है, तो 3 और 3 दूना 6, 6 2 8 H8। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए यहाँ पे, ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है। जाहिर सी बात, आप कोयला लकड़ी में आग लगाते हैं तो आपको कुछ ना कुछ ऊष्मा पहले देनी पड़ते हैं। उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? ईंधन को जलाने के लिए प्रारंभ में कुछ ऊष्मा देनी पड़ती है, जैसे माचिस जलाते हैं या तो फिर केरोसिन तेल डालते हैं, तो उस ऊष्मा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निवेश ऊर्जा। क्या कहते हैं डियर? निवेश ऊर्जा कहते हैं। इसका आंसर ये होगा। चलिए, टिड्डा, तिलचट्टा, कीट आदि किस से श्वसन करता है ना? टिड्डा, तिलचट्टा, कीट आदि किससे श्वसन करता है? तो बताइए इसके श्वसन करने का अंग के नाम बताना कि ये किससे श्वसन करता है, तो आपको पता चले क्या आंसर होगा? याद आ रहा है दिमाग में? जी बिल्कुल याद आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ट्रैकिया। बहुत खूब, ट्रैकिया होता है इन तीनों के अंदर, ट्रैकिया के माध्यम से श्वसन करता है। निकट दृष्टि दोष के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ये तो खैर आपके घर का सवाल है कि निकट दृष्टि दोष यानी कि जिसको नजदीक का दिखेगा दूर का नहीं दिखेगा, वो किस दर्पण नहीं सॉरी लेंस होगा, किस लेंस का उपयोग करते हैं? सॉरी किस लेंस का उपयोग किया है? निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का उपयोग होता है। सॉरी डियर, यहाँ पे दर्पण में लिखा दे मिस्टेक से, अवतल लेंस का उपयोग होता है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। चलिए अगला सवाल है, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? याद आ रहा कुछ? सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? याद आ रहा दिमाग में? बहुत ही अच्छा सवाल। तो चलिए जैसे ही मैं सवाल पढ़ता हूँ टाइम आपका स्टार्ट हो गया है, और वो है वास्तविक और वास्तविक प्रतिबिंब बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब को ही तो पर्दे पे उतारा जा सकता है डियर। ओके, बोलता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? कुछ याद आ रहा है सवाल पढ़ने के बाद? बिल्कुल एकदम माइंड को कंसंट्रेट करो ताकि आपको लगे यस 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 रियली में मैं जब बिना ऑप्शन के जब आप बना दोगे ना तो ऑप्शन आएगा तो आप कन्फ्यूजन तो होंगे ही नहीं, एकदम कन्फर्म है कि नहीं होंगे और आराम से टिक लगाएंगे। ठीक है, आवर्धन बोलते हैं। अगला सवाल है, शरीर के अंदर विद्यमान मतलब मौजूद चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर प्राप्त किया जाते हैं। क्या प्राप्त किया जाता है ये बोलिए? शरीर के अंदर जो विद्यमान जो भी कुछ है, शरीर के अंदर हड्डी हो गया या तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर लोग चेक करते हैं ना, हड्डी वगैरह एक्सरे वगैरह होता है, तो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर जो प्राप्त करते हैं वो क्या प्राप्त करते हैं? तो अंदर का प्रतिबिंब प्राप्त करता है। विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब, जैसे एक्सरे होता है तो ये क्या चुंबकीय क्या बोला गया? देखो चुंबकीय क्षेत्र के आधार पर, है ना, इसके अंदर जो है विभिन्न अंगों के प्रतिबिंब प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच होता है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? चलिए ऑप्शन तो मैं बताऊंगा नहीं, आपको खुद बताना है। चुंबक के सजातीय ध्रुवों के बीच क्या होता है? सजातीय ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। क्या होता है? प्रतिकर्षण। और वही रहता है विजातीय रहता तो क्या होता है? आकर्षण हो जाता है। विजातीय रहता तो आकर्षण। चलिए
प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक बताना आपको। ओके डियर, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए इसका क्या आंसर होगा, बिल्कुल आपके माइंड में आ गया होगा, प्रतिरोधकता, प्रतिरोध नहीं प्रतिरोधकता, और इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर। क्या होगा, ओम मीटर, बिल्कुल सही। आप ऐसे लिखते हैं ओम मीटर, ओम मीटर ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ओम बाई नहीं बिस ओम डैश मीटर। चलिए, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध लगाता है उसे क्या कहते हैं, वह अवयव जो उच्च प्रतिरोध, मतलब वह पदार्थ या कोई चीज पदार्थ है जो उच्च प्रतिरोध लगाता है, मतलब बहुत रुकावट डालता है, विद्युत धारा प्रवाहित होने में बहुत रुकावट डालता है, तो उस पदार्थ को क्या कहते हैं, उस पदार्थ को कहते हैं हीन चालक। क्या बोलेंगे, हीन चालक, मतलब चालक, अचालक से भी हीन, एकदम बेकार अचालक, है ना, एकदम अचालक। चलिए, यूरोप का मरीज, तो जान गए यूरोप का मरीज, खोजिए क्या होगा इसका आंसर, यूरोप का मरीज। तो खैर ये सवाल तो आपके माइंड में एकदम सेट हो गया होगा। यूरोप का मरीज किसको बोलेंगे, बिल्कुल सही, तुर्की को बोलेंगे यूरोप का मरीज, है ना जी, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। चलिए अगला सवाल, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा है। ये भी सवाल बहुत बार आप याद किए ना, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा का स्रोत रहा, वो यूनान। क्या होगा डियर, यूनान देश। चलिए अगला सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया। देख रहे हैं, कुछ याद आ रहा आपको, ऑप्शन तो बहुत पढ़ रहे हैं, बिना ऑप्शन के भी याद करना जरूरी है। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था, वेरी गुड, लेनिन ने। आपको अपने माइंड पे प्रेशर डालने की जरूरत है ताकि थोड़ा शार्प हो जाएगा, शार्प। ओके, तो चलो अगला सवाल, अगला सवाल देखिए यहाँ पे क्या होता है, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, विश्व में साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था डियर। चलिए, तो क्वेश्चन दिख रहा है, विश्व में साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, याद आ रहा कुछ जी, बिल्कुल आपको याद आ रहा होगा, और इसका प्रयोग हुआ था रूस में। कहाँ हुआ था, रूस में। साम्यवादी का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था डियर, रूस में, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था रूस में, है ना, रूस में। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या बोलता है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। लीजिए, बहुत ही हल्का सवाल आ गया ना, बोलो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, बहुत अच्छा सवाल। तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, कोई बोलेगा लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, याद आ रहा कुछ, बिल्कुल 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी, 1924 में, याद रहेगा। चलिए, लाल सेना का गठन किसने किया था, लाल सेना का गठन किसने किया था जी, बोलो जी, लाल सेना का गठन याद आ रहा कुछ जी, बिल्कुल लाल सेना का गठन किया था ट्राटस्की ने, और लाल कुर्ती अगर बोले तो गैरिबाल्डी, है ना। तो लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने किया था। कुछ याद आ रहा, बहुत ही मजेदार यहाँ पे सवाल आपको देखने को मिल रहा है, बहुत खूब, है ना। तो बिना ऑप्शन के भी याद करना बहुत जरूरी है। चलिए देख रहे हैं, ब्लू पे रेड चला रहे हैं तो क्या हो रहा है, काला रंग हो रहा है। चलिए अगला सवाल मैं बोलता हूँ, हिंद चीन पहुंचने वाले, अरे बाप रे, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, एक नंबर तो हो गया वायरल है मेरा। चलिए एक नंबर आउट हो गया, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, और ऐसी कोई बात नहीं, आप तो आप हैं, लेकिन याद ही होगा इस सवाल, और वो था कौन, पुर्तगाली। कौन थे जी, पुर्तगाली थे हिंद चीन पहुंचने वाले। चलिए ठीक है, एक नंबर मेरे तरफ से मिल गया आपको। अगला सवाल दिखाते हैं यहाँ पे, वियतनाम के का एकीकरण कब हुआ, बोलो वियतनाम का एकीकरण कब हुआ। ध्यान से ध्यान लगाइए, डेट वाला प्रश्न बोलते याद नहीं होता सर, बस रिविजन करने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। वियतनाम का एकीकरण कब हुआ था, तो आपको याद आ जाएगा दिमाग में, आपका सेरिबेलम काम कर रहा कि नहीं कर रहा, कर रहा ना, तो याद होगा 1975 में, हाँ आपका मस्तिष्क काम कर रहा, 1975 में वियतनाम का एकीकरण हुआ था। चलिए, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था, कंपूचिया का पुराना नाम क्या था, बोले इसका आंसर, याद आ रहा कुछ, बिना ऑप्शन का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना बड़ा ही मजा आता ना, कि क्या 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 होगा, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा। तो कंपूचिया का पुराना नाम क्या था, कंबोडिया। क्या नाम था डियर, कंबोडिया, वेरी गुड, कंबोडिया, क्या नाम था, कंबोडिया। चलिए अगला सवाल है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप, बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, मतलब जब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, इसके बाद जो है उसी के टाइम, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के रिजल्ट के अनुसार किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और आपको पता होगा जब बंगाल विभाजन हुआ था उसके बाद जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। कौन सा आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। बंगाल विभाजन को बंग भंग आंदोलन भी बोलते हैं, बंग भंग आंदोलन, ठीक है, बंग भंग आंदोलन। तो याद रखिएगा, बंगाल विभाजन के टाइम के बाद जो है उसी टाइम जो है स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल है, 1915 में, अरे बाप रे ये ऐसे क्या हो रहा, उल्टा पुल्टा हो जा रहा। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया, जो जो अच्छा सवाल आपको दिख ही जा रहा है, ये मामला गड़बड़ हो जा रहा है। 1915 में काबुल में भारत की अस्थायी सरकार का अध्यक्ष किसे बनाया गया, कहाँ, काबुल में, 1915 में। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, महेंद्र प्रताप को, किसको, महेंद्र प्रताप को बनाया गया था 1915 में काबुल में अस्थायी सरकार का अध्यक्ष। चलिए
अगला सवाल देखें, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बहुत बार पढ़े, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ओके, क्या होगा? कुछ याद आ रहा दिमाग में? जी बिल्कुल याद आ रहा सर, है ना? क्या होगा इसका आंसर? आपको पता चल गया, क्या होगा जी? हंटर समिति। क्या होगा? देखो, हंटर समिति, हंटर कमीशन मत करना, हालांकि समिति का मतलब कमीशन होता है, तो हंटर ये समिति का नाम है तो हंटर समिति ही रहेगा। हंटर कमीशन ना एक शिक्षा से संबंधित रखता है, हंटर कमीशन, तो हंटर समिति है। समिति और कमीशन दोनों सेम माना है, लेकिन जिसका नाम जो पड़ जाता है वो वही नाम रहेगा। इंग्लिश में भी यही लिखेगा, हंटर समिति। ठीक है। सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक कौन है? सेफ्टी लैम्प का आविष्कारक किसने किया? याद आ गया? इतना देर में तो आपको याद भी आ गया होगा जी। हम्फ्री डेवी। कौन है? हम्फ्री डेवी है सेफ्टी लैम्प के आविष्कारक। चलिए डियर, ओके, मजा आ रहा। चलिए अगला सवाल है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं लिख पा रहे हो सबका आंसर तो मतलब 6 बजे जो टाइम से, अगर 6 बजे आप लोग आए हैं पढ़ रहे हैं, तो अगर इसका आंसर नहीं लिख पा रहे तो सोच लिए माइंड में इसका आंसर क्या होगा। नोट करते रहना कितना गलती होता है। और जो वीडियो को बाद में देख रहे हैं वो तो पक्का आंसर कमेंट करो, वीडियो को पॉज कर करके कमेंट करो, या तो फिर आप वीडियो देख लो एक बार तब मुझे कमेंट करो कितना आंसर होगा। तो फ्लाइंग शटल का आविष्कारक कौन है? जॉन के। कौन थे? जॉन के थे। अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? बहुत अच्छा सवाल है। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई? तो आपको याद आ रहा, ऑप्शन तो देने की जरूरत नहीं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड में हुई। क्या हो गया इसका आंसर? ऑप्शन हो गया इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। अगला सवाल है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्गों के रूप में उभर कर सामने आया था? कौन सा सामाजिक वर्ग था जो बुद्धिजीवी वर्ग उभर कर सामने आया था? याद आ रहा इसका कुछ आंसर? बिल्कुल याद आ रहा ना। और वो कौन थे? मध्यम वर्ग। कौन था डियर? मध्यम वर्ग थे। बहुत खूब। चलिए तो अगला सवाल आपके सामने हाजिर करता हूँ। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस स्थान में हुआ था? देखो बहुत सा सवाल मिलेगा। सिखों के कितने गुरु थे? 10वें गुरु थे। और अंतिम गुरु भी 10वें गुरु। तो पता क्या चला? सिख में टोटल सिख धर्म में टोटल कितने गुरु हैं? 10 ही गुरु हैं। और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म कहाँ हुआ? बिहार में। और बिहार में किस जगह हुआ? पटना में। बिल्कुल या ये इसका सही आंसर होगा। चलिए, पटना के गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया? आपको पता है पटना के जो गोलघर बनाया गया था किस उद्देश्य से बनाया गया? आपके माइंड में आ गया आंसर? जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपके माइंड में पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया, इसका आंसर हो गया। तो लीजिए, इसका आंसर हो गया अनाज रखने के लिए। किस लिए? अनाज को रखने के लिए पटना में गोलघर बनाया गया था, अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व स्वास्थ्य संगठन, डेट याद आ रहा? WHO, है ना, जिसका मुख्यालय है जेनेवा। तो आप तक मेरे ख्याल से आंसर आ गया। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? दुनिया का जन्नत स्विट्जरलैंड। और WHO, WTO, ILO सबका मुख्यालय जेनेवा में है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में डियर, 1948 में। ठीक है ना, यानी कि WHO की स्थापना 1948 में हुई थी। WTO की स्थापना 1995 में हुई थी। और ILO की स्थापना 1919 में हुई थी। ठीक है, 1919 में। ये तीनों का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा में बहुत सारा मुख्यालय डियर। चलिए, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो एक ही तो है हमारे भारत में, और वो कौन है? दादा। कौन है डियर? आपको याद आ गया? चलिए, तो मैं तो बता ही दिया हूँ, लेकिन आपको याद होगा दादा भाई नौरोजी, जिसने सबसे पहले 1868 में, है ना, राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था, जिसमें 20 रुपये प्रति व्यक्ति था। पता होगा आपको। चलिए अगला सवाल, क्योंकि ये सवाल बनता है आपको। आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी पर विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? तो ये तो खैर यहाँ पे लॉन्ग, लेकिन लॉन्ग नहीं, इसका ऑप्शन के साथ से देखें तो बेरोजगारी के मतलब दिखा रहा था ये ऑप्शन में। ये ऑप्शनल सवाल हो गया। बेरोजगारी तो हो गई, आर्थिक मंदी होगा तो बेरोजगारी होगा। चलिए ये सवाल देखें, किस पत्रिका ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? कौन सा पत्रिका था जो रातों रात वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल ली? एक्चुअली वर्नाकुलर प्रेस एक्ट सरकार के द्वारा चलाया गया था। प्रेस एक्ट है जो हिंदुस्तानियों जो प्रेस अपने जो समाचार पत्रों में जो भी खबरें छापती थी उसके खिलाफ, उसके लिए जो है एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जारी किया था अंग्रेज सरकार ने। तो अपनी भाषा बदलने के लिए किस पत्र ने रातों रात बदल ली? अमृत बाजार पत्रिका, है ना, अमृत बाजार पत्रिका ये थी। ओके, चलिए, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो ये तो पता आपको।
कि विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी, और वो कहाँ है, जस्ट बगल में है, चीन, है ना जी, चीन। चलिए कितना देर हुआ, 20 मिनट हुआ। चलिए 20 मिनट, 10 मिनट और। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था? आपको मजा आ रहा हो, मेरे ख्याल से मजा आ रहा है ना, तो लाइक वाला बटन दिया हुआ है। गुटेनबर्ग का जन्म कब हुआ था नहीं सॉरी, यहाँ पे कहाँ हुआ था कर दो। तो चलो मैंने यहाँ पे बता दिया कि चेंज कर दिया है कि गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, और देखो यहाँ पे दिख रहा है जर्मनी में हुआ था, पता है ना गुटेनबर्ग का जन्म कहाँ हुआ था, जर्मनी में। चलिए अगला सवाल है, भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? डियर बोलो बोलो, फास्ट बोलो, आंसर क्या होगा? भारत में जूट की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? तो आपको पता होगा कि भारत में जूट की सबसे अधिक खेती होती है पश्चिम बंगाल में। कहाँ होती जी? पश्चिम बंगाल में भारत की जूट की सबसे ज़्यादा खेती होती है। 50वां सवाल है, भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? भारत में धान की खेती सबसे अधिक कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा धान की खेती कहाँ होती है? और इसका आंसर क्या होगा डियर? इसका भी आंसर वही होने वाला है, पश्चिम बंगाल। धान की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है, ठीक है, धान की खेती सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में होती है। बिहार के किस स्थान पर सवारी गाड़ी के रेलवे डिब्बे बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है? मतलब निर्माण हो रहा है, अभी हुआ नहीं, निर्माण काम चल रहा है, निर्माणाधीन है। तो बिहार के किस जिले में है? ठीक है, तो याद रखें इसको। ओके, तो बिहार के एक जिला का नाम है, जिला नहीं मतलब हरनौत एक जगह है ना, हरनौत ये जिला नहीं पड़ता है, हरनौत ये शायद नालंदा जिला मेरे ख्याल से पड़ता है, नालंदा या तो पटना जिला में शायद पड़ता है ये हरनौत, ठीक है, नालंदा पटना के बीच में एक है यहाँ पे जगह हरनौत। ओके, यहाँ पे जो है क्या बोला जाए, सवारी डिब्बे के रेलवे का डिब्बे का बनाने का कारखाना निर्माणाधीन है। अगला सवाल बोलता है, वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? बहुत अच्छा सवाल है जी। वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? चलिए याद आ रहा कुछ? वायुयान एरोप्लेन बनाने के लिए सबसे पहला भारत में किस जगह पे कारखाना लगा गया? और वो है जी बेंगलुरु, है ना, जिसको हम लोग बेंगलोर बोलते हैं जी। चलिए अगला सवाल है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग स्थापना की गई? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। ओके, तो पता क्या चल रहा है, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोकारो में, बिहार में बोकारो जगह है, ठीक है, वहाँ जो है इसका सॉरी यार, बोकारो झारखंड में पड़ता है, मैं मिस्टेक, बोकारो जो है झारखंड में पड़ता है। तो बोला जा रहा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में लौह इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था, कहाँ? बोकारो में। अब आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ, उसका डेट लिखें, है ना, होमवर्क के तौर पे। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ, आप डेट लिखें, चाहे जहाँ से भी हो आप इसका डेट लिखें कि तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ। चलिए अगला सवाल बोलते हैं, देखिए अगला सवाल क्या बोलता है, किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? किस वर्ष इंडियन एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? ठीक है, यानी कि पहले नाम था इंडियन एयरलाइंस, उसका नाम ही रख दिया था इंडियन। कब किया गया था? याद आ रहा कुछ डेट? जी याद आ रहा, यह है 2005 में। अगला सवाल है, लंबाई के दृष्टिकोण से भारत का सबसे लंबा रेलवे स्टेशन कौन है? लंबाई के दृष्टिकोण से सबसे लंबा रेलवे जोन कौन है? सबसे लंबा रेलवे जोन यानी कि होता है उत्तरी जोन, दक्षिणी जोन, पूर्वी जोन, पश्चिमी जोन, उत्तरी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, इस तरह से होता है। तो सबसे लंबा रेलवे जोन है वो है उत्तरी रेलवे। कौन है? उत्तरी रेलवे सबसे लंबा उत्तरी रेलवे। भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया? भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया? तो कुछ क्वेश्चन है जो कि आप तुरंत 10 सेकंड के अंदर लिख सकते हो, टाइप कर सकते हो, है ना, आराम से, लेकिन कुछ लॉन्ग है तो फिर नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो भारत में कितने आंतरिक जलमार्ग है? वो है 5। क्या है? 5। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अगर बोलते 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी, तो ये तो खैर बहुत बार पढ़े हैं कि 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी क्या थी? पता आपको क्या थी? जी आपको पता होगा, बिहार की नगरीय आबादी 2001 की जनगणना के अनुसार क्या होगा? तो वो हो जाएगा 10.5%, है ना जी, 10.5%। आप तो पढ़े, 10.5% बिहार की नगरीय आबादी थी। ओके, अगला सवाल बोलते हैं, बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? ये तो हर कोई बच्चा बोलेगा कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन फैलाव है। ऑप्शन रहता तो धड़ाधड़ लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। वो है 7%। कितना डियर? 7%। कितना है? 7% है जो वन का फैलाव है बिहार में। ओके, 7%, मात्र 7%। ओके, चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं, वह कौन सी भू आकृति है जिसके आधार
काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है, तथा शिखर जो है काफ़ी पतला तथा नुकीला होता। वो कौन सा आकृति है? भू मतलब जमीन पर, जमीन पे कौन सा आकृति है जी, जिसके जो है क्या बोला जा रहा कि जिसके आधार जो है काफ़ी चौड़ा है, मतलब कि इस तरह से बना रहता है, इस तरह से बना। आहिस्ता से पहाड़ देखे होंगे आप जी, कुछ याद आ रहा है आहिस्ता से देखे तो, देखिए कुछ याद आ रहा आपको, याद आ रहा? इसको बोलते क्या? पर्वत बोलते हैं ना, ऐसे तो रहता है ना पर्वत। अगला सवाल बोलते हैं यदि भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी हुई रेखाओं से प्रदर्शित किया गया तो इसे क्या कहते हैं? अगर भूमि की ढाल को छोटी छोटी और सटी सटी रेखाओं में प्रदर्शित किया जाता है तो इस ढाल को क्या कहते हैं? उस रेखा को क्या कहते हैं? और आपको पता है उस रेखा को बोलेंगे क्या? हैशू रेखा। क्या बोलेंगे जी? हैशू रेखा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना डियर। चलो अगला सवाल है भुजाओं। अब आगे आपका सवाल मैथ का 10 सवाल है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके, तो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज जो है समरूप कब होंगे? यदि उनके संगत कोण बराबर हो और समानुपाती। ये ना होता है कि संगत कोण बराबर हो और क्या हो? समानुपाती हो, तब दो बहुभुज वाले जो त्रिभुज होंगे, बहुभुज जो होंगे वो क्या होंगे? समरूप होंगे। अगला सवाल होता है वृत्त के अंदर किसी बिंदु से, वृत्त के अंदर किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो वृत्त के अंदर से क्या बोला जा रहा? वृत्त के अंदर से खींची गई कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। क्या होगा जी डियर? वृत्त के अंदर, जैसे एक वृत्त है तो इसके अंदर से आप स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। क्या बोले? तो वृत्त के अंदर ऐसे खींचेंगे तो ये तो स्पर्श रेखा होगा नहीं, ऐसे करेंगे तो स्पर्श रेखा होगा नहीं, क्योंकि तो छेदक रेखा हो जाएगा। तो पता चला कि एक भी स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, क्योंकि स्पर्श रेखा जब भी खींच जाती है तो ऐसे सट के जाता है। अगला सवाल है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? याद है इसका सवाल क्या होगा? एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? ओके, तो सवाल को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है कि एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इस सवाल का आंसर करेंगे गलत, और इसका आंसर पता है क्या होगा? आप लगभग 75% स्टूडेंट जो है इसको बोलेंगे कि अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, जो कि हो गया गलत। गई भैंस पानी में, और वो होगा सिर्फ 2। किसी वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? सिर्फ 2। वृत्त पर सिर्फ एक इधर से एक इधर से, सिर्फ 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकती है। या तो फिर आप इधर से खींचे या इधर से खींचे, है ना? 2 ही समांतर स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। अगला सवाल है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? लीजिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है? तो ये तो खैर पता है, स्पर्श रेखा जो है किसी वृत्त कि कितने बिंदुओं पर स्पर्श करती है? तो वो केवल एक बिंदु पर स्पर्श करती है। अगला सवाल बोलता है कि वृत्त के एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? वृत्त के केवल एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? इसमें भी बहुत सारे बच्चों की भैंस जो है पानी में चली जाती है। देखो, वृत्त की एक बिंदु पे आपको यहाँ गौर करना है डियर कि एक बिंदु पे, तो वृत्त के एक बिंदु पर केवल 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 एक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है डियर, केवल एक। अब देखो सवाल है, बोलता है घड़ी की घंटे की सुई द्वारा 1 घंटे में तय किया गया कोण। लीजिए, 1 घंटे में तय किया गया कोण, मतलब घड़ी की सुई जो है 1 घंटे में कितना डिग्री कोण तय करेगा? तो आपको पता है 1 घंटे में घड़ी की सुई अगर 12 बार पूरा चक्कर लगाता है, ये घड़ी है, अगर घंटे वाला सुई 1 चक्कर पूरा लगाता है तो कितना घंटा? 12 घंटा में, 12 घंटा में पूरा चक्कर लगाता है। तो 12 घंटा में जब पूरा चक्कर लगाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनाएगा। तो 1 घंटा में क्या करेगा डियर? 360/12, 12 × 36, यानी कि 30 डिग्री का कोण बनाएगा डियर। ओके, 30 डिग्री का। अगर बोलता है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो, मतलब परिमाप भी वही और क्षेत्रफल भी वही, यानी कि 2πr और πr²। तो देखो काटो, पाई कट गया, एक आर इधर से एक आर इधर कट गया, तो r बराबर कितना गया? 2। बोलता है वृत्त की त्रिज्या, तो वही तो हो गया ना, r बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इजी सवाल लग रहा ना? इजी, बहुत ही इजी। एक बाल्टी का रूप कैसा होता है? आप बाल्टी देखते हैं, बाल्टी बोले तो ऐसे बाल्टी बना होता है। मैं आपको बना के बता, ये क्या है? बाल्टी है। इस बाल्टी का आप मैथ में पढ़ेंगे कि बाल्टी का साइज जो है कैसा है।
आप मैथ के हिसाब से आपको जवाब देना है कि बाल्टी का रूप कैसे होता है, किस तरह का बाल्टी होता है। तो आपका माइंड में आ रहा, अच्छा याद आ रहा, कुछ आ रहा ना, शंकु की तरह आ रहा, लेकिन शंकु नहीं होता डियर, वो होता है छिन्नक के समान। कैसा होता है? छिन्नक की तरह होता है, उसको बोलते हैं छिन्नक। चलिए बोलते हैं बहुलक ज्ञात कर। तो ये तो बहुत ईजी है बहुलक ज्ञात करना, तो आपको पता चल गया इसका बहुलक क्या होगा। डायरेक्ट देखिए 5 5 5 5 जो है ज़्यादा बार आ रहा है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा 5। और आखिरी सवाल है, ऐसी दो घटनाएं जो एक साथ कभी घट ही नहीं सकती है, इन घटनाओं को क्या कहते हैं। तो एक तो आप जानते हैं कि जो घटना कभी घट नहीं सकती है उसको बोलते हैं असंभव घटना, लेकिन यहाँ ये आंसर नहीं होगा। बोला दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती, दो ऐसी घटनाएं जो एक साथ नहीं घट सकती, परस्पर क्या करती है, तो परस्पर क्या कहलाती है, उस घटना को बोलते हैं अपवर्जी घटनाएं। क्या बोलते हैं डियर? अपवर्जी घटनाएं, याद रखना अपवर्जी घटनाएं बोलते हैं। तो यहाँ पे 70 सवाल कंप्लीट हो गए 30 मिनट के अंतर्गत। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि आपको बहुत मजा आ गया होगा बिना ऑप्शन का सवाल को टेस्ट देने में। आपका माइंड भी खुल गया होगा, आपका माइंड पे थोड़ा सा एक्सरसाइज हो गया होगा आपका माइंड, अब प्रेशर भी थोड़ा सा पड़ा होगा। तो मेरे ख्याल से बहुत मजा आया। तो मुझे लगा कि चलो एक बार ऐसे भी करके देखते हैं। तो कितना आपका सही हुआ सवाल नीचे कमेंट जरूर करना डियर। ओके मजा आया तो लाइक करो वीडियो को। और हाँ बता दो, जो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि 6 बजे सुबह में, 6 बजे 9 बजे सुबह में, 12 बजे दिन में, 3 बजे दिन में, 6:30 बजे शाम को रिवीजन क्लास, और 9 बजे रात में मैथ क्लास। 12 बजे मैथ क्लास सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 9 बजे रात को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 6 बजे सुबह में मॉडल सेट ये वगैरह सब चलते रहता है जो भी चल रहा। 9 बजे सुबह में मिलेगा आपको सब्जेक्टिव साइंस और सोशल का। 3 बजे हिंदी इंग्लिश उर्दू फारसी नहीं, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत वगैरह, और ये शाम को ये रिवीजन क्लास। तो आप ज्वाइन हो जाओ, मज़ा आ जाएगा। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय बाय।